न्यूज टुनाइट, मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त की बड़ी खबर, आईटीसी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। फरवरी 2017 में वाईसी देवेश्वर आईटीसी का चेयरमैन पद छोड़कर नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आएंगे। फरवरी में देवेश्वर कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन बनाए जाएंगे। 22 जुलाई को होने वाली कंपनी की एजीएम में इस प्रस्ताव पर शेयर होल्डर्स की मंजूरी ली जाएगी। ये देवेश्वर की सीईओ के तौर पर आखिरी एजीएम होगी। देवेश्वर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर 3 साल तक रहेंगे। देवेश्वर का आईटीसी में सबसे लंबे समय तक सीईओ रहने का रिकॉर्ड है। हम आपको बताएं, देवेश्वर 1996 से आईटीसी के चेयरमैन और सीईओ हैं। देवेश्वर ने 1968 में आईटीसी में बतौर फ्रेशर ज्वाइन किया था और उसके बाद उनका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही चला गया। आईटीसी में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसके तहत चेयरमैन का पद छोड़कर वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में आएंगे। मेरे सहयोगी अनुराग इस पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, इस बदलाव के पीछे क्या कारण है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जी, अभी जो जुलाई की जो एजीएम होगी, जब तक वो चेयरमैन उनका मतलब चेयरमैन के तौर पर आखिरी एजीएम होगी और उसके बाद फरवरी जो 2017 है उसके बाद से वो 3 साल के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में रहेंगे आईटीसी के लिए। सीधे तौर पे तो इतना कुछ आईटीसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली एक नोशनल इम्पैक्ट जरूर होगा, क्योंकि इतना लंबे अरसे से वो आईटीसी से जुड़े हुए थे। 1968 में उन्होंने आईटीसी ज्वाइन किया था और उसके बाद से 1995 से लेके सीईओ के तौर पर जुड़े हुए थे। तो आईटीसी जो अपने मुकाम पर पहुंचा है तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि उसमें उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। और लेकिन ये और अभी तक का देश में जो सीईओ का टेन्योर होता है तो उसमें भी सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक वो इस पद पर रहे हैं। तो लेकिन एक प्रोसेस होता है बड़ी कंपनियों में, जो एक प्रोसेस के बाद आपको चेयरमैन पद से बोर्ड का फैसला होता है और उसी को देखते हुए ये आखिरी एजीएम होगी जुलाई में और फरवरी के बाद से वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में रहेंगे। लेकिन मार्गदर्शन के तौर पे अगले 3 साल तक उनको आईटीसी की सेवाएं मिलती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग शाह इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। अगली खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आईटी विभाग ने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। आईटी विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ भारी जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। दरअसल आईटी रिटर्न भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2014 में आईटी रिटर्न नहीं भरने वालों की संख्या करीब 22 लाख थी, जो 2015 में बढ़कर करीब 59 लाख हो गई। आईटी डिपार्टमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी एनएमएस की शुरुआत की है। आईटी एक्ट के सेक्शन 276 सीसी के तहत रिटर्न नहीं भरने वालों को 3 महीने से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही उन पर जुर्माना भी लग सकता है। तो आईटी रिटर्न नहीं भरने वालों की संख्या 2013 से 2015 तक कितनी बढ़ी, देखिए लगभग 12 लाख तक 2013 में संख्या थी, जो कि 2014 में बढ़कर 22 लाख हो गई और 2015 में ये संख्या हो गई लगभग 60 लाख। और आज की तारीख में ऐसे 60 लाख लोग हैं जो कि आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं, जिन पर शिकंजा कसने की और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। ये भी बताएं, विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारी की खबरों को लेकर आईटी विभाग ने सफाई भी दी है। आईटी विभाग का कहना है कि आईटी एक्ट में टैक्स डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन उसका इस्तेमाल काफी गंभीर परिस्थितियों में होता है। विभाग ने सफाई देते हुए कहा कि इसे लेकर कोई खास निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो इनकम टैक्स ने इस खबर के बाद इनकम टैक्स विभाग ने सफाई भी दी है और कुछ परिस्थितियों में ही इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। और एक और खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कि टैक्स नहीं चुकाते हैं और खास तौर पर जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनकम टैक्स विभाग ने विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स का पैन कार्ड ब्लॉक करने और उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद करने का फैसला कर लिया है। पैन कार्ड ब्लॉक होने से डिफॉल्टर्स को बैंकों से लोन भी नहीं मिल पाएगा, साथ ही ऐसे लोगों के बैंक खातों में आने वाली एलपीजी सब्सिडी भी बंद हो जाएगी।
इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी ब्लॉक पैन के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज को देंगे। इसके चलते विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी नहीं खरीद पाएंगे। आईटी विभाग के अधिकारी ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंकों से लेन देन का लेखा जोखा भी खंगालेंगे। आईटी विभाग ब्लॉक किए गए पैन कार्ड्स की सूची क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल और बैंकों को भेजेगा। इसके चलते ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड हासिल करना भी संभव नहीं होगा। और मेरे सहयोगी आलोक इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ है। आलोक, कितनी कड़ी कार्रवाई अब टैक्स डिफॉल्टर्स पर होने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है बिल्कुल अब सख्ती से पेश आने वाला है, क्योंकि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल की तुलना में देखें तो काफ़ी सारी विलफुल डिफॉल्टर की संख्या बढ़ चुकी है, जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करते, टैक्स चोरी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी सख्ती बरतने वाला है और उनके पैन कार्ड ब्लॉक करने के साथ साथ LPG सब्सिडी भी बंद करने का फैसला किया गया है। आने वाले दिनों में विलफुल डिफॉल्टर्स के पर काफ़ी कार्रवाइयाँ भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर देखें तो इनकी जो सिविल जो रेटिंग्स होती हैं उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बैंक अगर पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे तो तमाम जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको करना मुश्किल होगा और साथ ही साथ जो विंटेजेस हैं उनको अपना लोन आगे कैरी फॉरवर्ड करने में दिक्कत होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो एक तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है और जो चाहता है कि लोग टैक्स दे, टैक्स चोरी न करें, टैक्स अवॉइड न करें, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है और आने वाले दिनों में ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक टॉप 500 कॉर्पोरेट लोन लेने वाली कंपनियों में से करीब आधी कंपनियां लोन चुकाने में नाकाम रह सकती हैं। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक 500 में से 240 कंपनियों की लोन अदायगी में मुश्किल आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 240 कंपनियों को रीफाइनेंसिंग के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए रकम की रीफाइनेंसिंग की जरूरत होगी। रीफाइनेंसिंग का मतलब यह है कि कंपनियों को अपने स्रोतों के अलावा किसी और उपाय से रकम जुटाकर इन कर्जों की अदायगी करनी होगी। इंडिया रेटिंग्स ने एनालिसिस के तहत 240 कैटेगरी वाली ऐसी कंपनियों को 2 कैटेगरीज में बांटा है। आज की एक और बड़ी खबर, सॉफ्टबैंक के प्रेसिडेंट निकेश अरोड़ा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं, निकेश अरोड़ा को खुद सॉफ्टबैंक के फाउंडर और CEO मासायोशी सोन ने 2 साल पहले चुना था। मासायोशी ने कहा कि निकेश अरोड़ा कंपनी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि निकेश अरोड़ा ने कहा कि सॉफ्टबैंक के एडवाइजर बने रहेंगे, इससे उन्हें अपने अगले कदम के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। कल होने वाली शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में अरोड़ा को दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। अरोड़ा ने प्रेसिडेंट पद संभालने के बाद दुनिया भर के स्टार्टअप्स में $400 करोड़ निवेश किए। निकेश अरोड़ा द्वारा की गई स्टार्टअप डील्स में निवेशकों ने सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स ने निकेश अरोड़ा के कॉम्पेंसेशन के अलावा उनकी क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाए थे। निकेश अरोड़ा 2014 में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे। 2014 में निकेश अरोड़ा को $13.5 करोड़ की सैलरी मिली थी। और निकेश अरोड़ा ने ट्वीट करके कहा कि सॉफ्टबैंक के CEO मासायोशी सन अगले 5 से 10 साल तक CEO बने रहना चाहते थे, वो इसका सम्मान करते हैं और अब उनका आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। निकेश अरोड़ा ने कहा कि वो भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सपोर्ट आगे भी करते रहेंगे। तो आखिरकार निवेशकों ने निकेश अरोड़ा पर क्या आरोप लगाए हैं, ये भी हम आपको बताएं। निकेश अरोड़ा के खिलाफ जांच की मांग इन निवेशकों ने की। उसके अलावा PE फर्म सिल्वर लेक में एडवाइजर होने पर इन निवेशकों को आपत्ति थी। निकेश अरोड़ा की ऊंची सैलरी पर सवाल उठाए गए। सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEOs में निकेश अरोड़ा रहे हैं। 2014 में निकेश अरोड़ा को $13.5 करोड़ की सैलरी मिली थी, जिस पर निवेशकों ने सवाल उठाए थे। निकेश अरोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है, ऐसा निवेशकों का मानना रहा। अरोड़ा द्वारा किए गए निवेश की खराब परफॉर्मेंस रही, यह भी आरोप निवेशकों ने लगाए। हाउसिंग.com में निवेश अच्छा नहीं रहा। साथ ही स्नैपडील में सॉफ्टबैंक की दोबारा फंडिंग पर भी सवाल खड़े किए गए बहुत सारे निवेशकों के द्वारा। अब ये भी आपको बताएं कि सॉफ्टबैंक का स्टार्टअप्स में कहां पर निवेश है। स्नैपडील का 4,200 करोड़ रुपए का निवेश है। सॉफ्टबैंक का ओला कैब्स में 1,407 करोड़ रुपए का
निवेश है। सॉफ्ट बैंक का इनमोबी में 1340 करोड़ रुपए का निवेश है। कुछ स्टार्टअप्स में यहां पर निवेश किया निकेश अरोड़ा के मैनेजमेंट में के अंदर ही। ओए रूम्स में 670 करोड़ रुपए का निवेश, हाउसिंग.com में 603 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। तो ये कुछ स्टार्टअप्स में निवेश किया सॉफ्ट बैंक ने। चलिए मेरे सहयोगी अंचल से अब बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या इम्पैक्ट रह सकता है। और सबसे पहले अंचल, ये आपसे जानना चाहेंगे कि निकेश अरोड़ा के लिए कितना बड़ा झटका है ये? गूगल में थे पहले 2 साल पहले तक निकेश अरोड़ा। गूगल से इन्हें स्पेशली हायर किया गया था और खुद मायावती शान ने इन्हें खुद हायर किया था। और जो इनको हायरिंग के पीछे एम था, अगर आप उनके प्रीवियस इंटरव्यूज पढ़ें तो साफ तौर पे कह रहे थे कि उनको निकेश अरोड़ा में सॉफ्ट बैंक का नया सीईओ दिख रहा था। 58 ईयर्स के हो चुके हैं मिस्टर शान और अब 60 साल की उम्र, रिटायर होने से पहले चाहते थे कि निकेश अरोड़ा को सॉफ्ट बैंक की बागडोर सौंप दी जाए और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने काफ़ी बड़े निवेश किए और वही सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बीते 2 सालों में जैसा आप बता रहे थे $400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड अपकमिंग स्टार्टअप्स में इन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। काफ़ी सारी डील्स पे सवाल उठाए गए, जो निवेशक थे उन्होंने तक सवाल उठाया और कहीं ना कहीं एक इंटरनल ऑडिट किया जा रहा था कंपनी के अंदर। अब जब ऑडिट ने क्लीन चिट दी निकेश अरोड़ा को, उन्हें साफ तौर पे कहा जो डील्स की गई, जो इन्वेस्टमेंट्स की गई वो बिल्कुल क्लीन है। उसके बाद ये फैसला लिया है निकेश अरोड़ा ने कि वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, ये एक चीज़ है कि वो अभी भी कायम रहेंगे सॉफ्ट बैंक में, एडवाइजर के तौर पे कायम रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आज जो स्पेशल जनरल बॉडी मीट हुई थी उसमें साफ तौर पे मिस्टर शान ने क्लियर किया कि आगे चल के आने वाली बॉडी मीट में इन्हें वापस से प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त किया जाएगा। अब ये सिर्फ एडवाइजर के तौर पे कुछ समय तक रहेंगे और फिर अपनी अलग दिशा चलेंगे। बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए आपका। निकेश अरोड़ा के सॉफ्ट बैंक के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफे पर स्नैपडील का ये कहना है कि इससे कंपनी के निवेश पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्नैपडील का कहना है कि निकेश न सिर्फ कंपनी के सपोर्टर थे बल्कि मेंटोर भी थे। कंपनी ने कहा कि फाइनेंशियल तौर पर सॉफ्ट बैंक स्नैपडील का सहयोग करता रहेगा। निकेश के बाहर जाने से उनके रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हवाई यात्रियों की तर्ज पर अब रेल यात्रियों का भी इंश्योरेंस होगा, यानी रेल यात्री भी अब बीमा कवर करवा सकेंगे। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा को अगस्त से शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के बीमा के लिए रेल यात्रियों को केवल 20 रुपए का प्रीमियम देना होगा। ये सुविधा IRCTC से बुक टिकट पर मिलेगी और ये ऑप्शनल होगी। स्कीम में इंश्योरेंस कंपनियों को शामिल करने के लिए IRCTC ने टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कीम के लिए IRCTC 3 कंपनियों का चुनाव करेगी। ट्रेन सफर के दौरान हादसे में यात्री की मौत होने पर 10 लाख रुपए, जबकि डिसेबिलिटी की स्थिति में 7.5 लाख का कवर मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। फिलहाल रेलवे यात्रियों को इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता। टिकट की बुकिंग के समय ये ऑप्शन दिया जाएगा, उसी वक्त आप ये वाला अतिरिक्त कवर ले सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। उसमें एक मामूली सा प्रीमियम देना पड़ेगा, 10, 20, 30 रुपये, जो भी टेंडर के प्रोसेस से निर्धारित होगा वो आपको देना होगा और उससे आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। उस इंश्योरेंस कवर में आपको अतिरिक्त 10 लाख रुपए डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी केस में और मिल सकते हैं। और ऐसी ग्रीवियस इंजरी के केस में, हॉस्पिटलाइजेशन के केस में वो अलग अलग अमाउंट है जो आपको उसमें कवर हो सकते हैं। सहयोगी समीर इस वक्त है मेरे साथ। समीर, रेल यात्रियों को इससे कितनी राहत होगी? जी बिल्कुल, यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे मंत्रालय का फोकस है और इसको रेलवे बजट में भी इसको देखा गया था कि तमाम घोषणाएं रेलवे बजट में की गई थी और उसी में एक ऑप्शनल इंश्योरेंस स्कीम जिसकी घोषणा रेल बजट में की गई थी उसका इम्प्लीमेंटेशन अगस्त तक किया जा सकता है। नियम बिल्कुल साफ है कि अगर आप IRCTC पर अपना टिकट बुक करते हैं तो आपसे एयरलाइन की तर्ज पर यहाँ पर भी बतौर ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं कि नहीं, और 10 से 20 रुपए में आप अपना करीब 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ऑप्शनल इंश्योरेंस लेते हैं, इसके साथ ही जो रेलवे का अपने जो इस वक्त मौजूदा नियम है वो भी लागू होते हैं। किसी भी दुर्घटना में मौत या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी पर रेलवे 4 लाख रुपए करीब देता है, वो भी साथ में रहेगा और ऑप्शनल जो इंश्योरेंस है वो भी लागू रहेगा। उसके लिए आपको जैसा सूत्र बता रहे करीब 20 रुपए आपको टिकट बुक करते समय देना होगा। लेकिन इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत की जा रही है और 1 साल तक आप IRCTC पर इस
सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और 1 साल के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा और रेलवे के प्लान के मुताबिक रहा तो इसको PRS यानी कि काउंटर टिकट पर भी योजना की इसकी शुरुआत की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। चलिए अब कैसा रहा आज का बाजार ये भी जानते हैं। आज के सत्र में भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत में ही बाजार पर दबाव दिखा और बाजार लाल निशान में आ गया। आज के कारोबार में बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। निफ्टी 8002 के स्तर को होल्ड करने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 54 अंक, निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। पावर, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में बिकवाली रही। वहीं दूसरी ओर ऑटो, तेल, गैस शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का कहना है कि ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने का असर रुपए पर दिखाई देगा। शक्तिकांत के मुताबिक भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हो जाता है और डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो उसका असर सारे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, सबके ऊपर आएगा और सबके करेंसी जो मतलब डॉलर के साथ लिंक्ड है उसमें उनका करेंसी में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आने की, थोड़ा सा डिप्रिसिएशन आने की चांसेस है। तो इसको मद्देनजर हमने बिल्कुल जो अपने साइड से तैयारी करना है वो कर चुके हैं। चलिए मानसून के मोर्चे पर खुशखबरी आपको सुनाएं। मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। ये पूरे मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड को कवर कर चुका है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में भी मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 24 से 30 जून के लिए बारिश का अनुमान जारी किया है, जिसमें देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश की उम्मीद जताई गई है। भयंकर सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा में इस दौरान सामान्य से 49% ज्यादा और विदर्भ में सामान्य से 31% बारिश की संभावना है। तो 24 से 30 जून का मॉनसून मीटर क्या कहता है? पश्चिमी राजस्थान में 46% ज्यादा बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में 23% बारिश, ज्यादा बारिश। ज्यादातर इलाकों में ज्यादा बारिश ही होगी और सूखे से प्रभावित कुछ इलाके जैसे मराठवाड़ा, विदर्भ, वहां पर भी अच्छी खासी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु में भी 72% प्लस बारिश का अनुमान है। हालांकि पश्चिमी पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमान से थोड़ा कम शायद बारिश हो और बिहार में भी लगभग सिर्फ 1% जो अनुमान जताया गया तो उससे कम बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में से कहा जा रहा है कि बादल जब बरसेंगे तो हो सकता है अनुमान से थोड़ा कम बारिश हो। वहीं पंजाब के लिए भी यही अनुमान जताया गया है और ये जो मीटर है वो 24 से 30 जून तक का मॉनसून मीटर है। हिमाचल में कम से कम फिलहाल 35% कम बरसात ही हुई है, लेकिन मॉनसून के बादल धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर छाने लगे हैं। अब मुंबई की बात की जाए तो मॉनसून की दस्तक के साथ बारिश ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सड़क से लेकर ट्रैक तक सब कुछ डूब गया है। मुंबई की सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन 20 से 30 मिनट देरी से चली। ऐसा ठाणे और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हुआ। बारिश से सड़क यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। खासतौर पर सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। इससे पहले 19 जून 2015 को भारी बारिश के चलते मुंबई की तीनों लाइन पर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था। 19 जून 2015 को 283 mm बारिश हुई थी। इतनी बारिश 10 दिन में होने वाली बारिश के बराबर थी। 23 जून 2015 को बारिश से सेंट्रल लाइन भी प्रभावित हुई। कई ट्रेन रद्द की गयी, कई ट्रेनों को फास्ट ट्रैक पर डाइवर्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आइए आपको दिखाते हैं देश भर में कैसे रही योग की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके सभी कैबिनेट मंत्री योग करते नजर आए, तो वहीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी योग किया। अलग अलग 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग शख्सियतों की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में योग किया। यहां वो योग गुरु की भूमिका में नजर आए। पीएम मोदी बने योगा गुरु। चंडीगढ़ में सिखाए योगा के गुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में योग गुरु की भूमिका में दिखे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने 30,000 लोगों के साथ योग किया। कई योगासन किए, लोगों के साथ प्राणायाम भी किया।
इस बार योग दिवस की थीम दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य के लिए योग रखी गई। पीएम मोदी ने कहा कि योग को जिस तरह दुनिया के हर कोने में समर्थन मिला है, वैसा किसी और कार्यक्रम को आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग मुक्ति का मार्ग है, कुछ पाने का मार्ग नहीं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि योग धार्मिक कर्मकांड नहीं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। इस मौके पर पीएम मोदी ने योग पर काम करने के लिए कई अवार्ड्स देने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने लोगों को योग के फायदे भी बताए। कहा, योग जीरो बजट से हेल्थ की गारंटी देने वाला साइंस है और यही वजह है कि आज दुनिया भर ने इसे अपना लिया है। पीएम मोदी की ही पहल पर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बात करते हैं एक्टर सलमान खान के। एक बार फिर से विवादों में है। एक बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। पिता सलीम खान ने इस पर माफी भी मांगी। फिल्म सुल्तान के प्रमोशन के दौरान सलमान ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो गया है। सलमान ने कहा, सुल्तान की शूटिंग से वो इतना थक जाते थे कि रेप पीड़ित की तरह महसूस करते थे। जब शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठा पटक होता है, that is unbelievable. So if I've got to pick up a 120 kilo person and drop him down, I've got to do it 10 times. When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. सलमान के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। वो मोटो कॉग्निसेंस लिया है, उनको चिट्ठी भेजी गई है, इमीडिएटली अपोलोजाइज करनी चाहिए। 7 दिन दिया है उनको एक्सप्लेनेशन के लिए। विवाद के बाद सलमान के पिता ने माफी मांगी। ट्वीट में लिखा, मैं सलमान के परिवार, फैंस और दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूं। जो उदाहरण और संदर्भ सलमान ने दिया वो गलत था, लेकिन इसके पीछे सलमान की नीयत खराब नहीं थी। ये पहला मौका नहीं है जब सलमान किसी विवाद में फंसे हों। सलमान खान मुंबई में 2002 में हिट एंड रन केस में दोषी हैं। फिलहाल जमानत पर हैं। सलमान पर जोधपुर में चिंकारा का शिकार करने का आरोप है। केस कोर्ट में है।